जेलेंस्की ने हाल ही में चेरनोबिल आपदा के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी है। साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसा अगर किसी को कहा जाता है तो वो चेरनोबिल परमाणु हादसे को कहा जाता है। चेरनोबिल वर्तमान के यूक्रेन में स्थित है। यूक्रेन की राजधानी कीव से 130 किलोमीटर उत्तर में और उसके ऊपर की तरफ यानी उत्तर की तरफ स्थित बेलारूस से मात्र 20 किलोमीटर दूरी पर है। चेरनोबिल सोवियत रूस के समय का बना हुआ एक परमाणु रिएक्टर है जिसमें 26 अप्रैल 1986 को ब्लास्ट हुआ था, जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ कि दो बड़े बड़े शहर जो उसके आसपास जैसे चेरनोबिल और प्रियम्प्ट करके जो शहर थे वो पूरी तरह वैकेट करा दिए गए। लाखों लोगों का विस्थापन हुआ, हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई और साथ ही साथ आज तक वो जगह भूतिया जगह बनी हुई है। उस चेरनोबिल हादसे के इतने साल बाद भी अगर आज उसे यदि याद किया जा रहा है तो उसके पीछे का कोई बड़ा महत्व है, क्योंकि जेलेंस्की का मानना है कि जिस प्रकार से चेरनोबिल ब्लास्ट हुआ था वैसे ही ऐसी स्थिति जो वर्तमान में आ रही है वो एक और न्यूक्लियर पोर्ट पर आ रही है, एक और न्यूक्लियर बेस पर आ रही है जिस पर कब्जा कर रखा है रशियंस के द्वारा। वो न्यूक्लियर पोर्ट, वो न्यूक्लियर बेस जिस पर कब्जा है वो यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर स्टेशन है। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसके बारे में हमने आपको यूक्रेन वॉर के समय से चर्चा की है। वो कौन सा न्यूक्लियर बेस है या फिर ये कहिए कि न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि यूरोप का सबसे बड़ा है, यूक्रेन के अंदर स्थित है, लेकिन फिलहाल रूस का उस पर कब्जा है, जिसकी वजह से ये यूक्रेन में जेलेंस्की उसी को बार बार राग के रूप में अलाप रहे हैं। बताएं, चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपको जेलेंस्की की तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें कि जेलेंस्की ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं चेरनोबिल डिजास्टर की 37th एनिवर्सरी पर। चेरनोबिल एनिवर्सरी के अंदर वो ये कह रहे हैं कि भाई जो एटॉमिक डिजास्टर हुआ था उस एटॉमिक डिजास्टर को याद करना जरूरी है। मैं भी बताऊंगा कि उसमें हुआ क्या। बिल्कुल सही जवाब, जैपोरिजिया करके स्थान है जिसके ऊपर रूसियों का कब्जा है और यूरोप का वो सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, अच्छा अब इसके बारे में थोड़ा चेरनोबिल के बारे में भी इतिहास बताएंगे। असल में इसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है, आप देख सकते हैं। ये ऐसी स्थिति थी जिसको जानना उस समय के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हालांकि बाद में तो लोगों ने बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स की जानकारी जुटा ली। चेरनोबिल में जो ब्लास्ट हुआ था उसकी जानकारी बाहर ही नहीं आने दी गई थी। सोवियत रूस का शासन हुआ करता था। 3 दिन बाद जब न्यूक्लियर रिएक्टर से निकले हुए रेडिएशन की जो रेडिएशंस हैं जब वो फिनलैंड पहुंच गई हवा में उड़ती हुई, तब जाकर के यूरोप और वेस्टर्न मीडिया को पता चला कि कुछ ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर हादसा हुआ है। तब जाकर सोवियत रूस ने पब्लिकली बताया कि हाँ ऐसा हुआ है और अखबारों में छपा कि हजारों लोग न्यूक्लियर रिएक्टर के कारण मर चुके हैं। एक ऐसा हादसा जिसके बारे में मतलब जिसको यह कहा जाता है कि सोवियत रूस ने इसके बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं दी थी कि ऐसा कुछ हुआ है, वो आपको आज जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए हम बताते हैं। 26 अप्रैल 1986 के अंदर चेरनोबिल के अंदर हुआ था न्यूक्लियर पावर। और वर्तमान में भी मैं एक चीज बता दूं आपको, आज भी जो चेरनोबिल है ना वो फिर से रूस ने अपने कब्जे में ले लिया है। ठीक है ना, ये ट्रिब्यूट पे करते हुए हैं यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ऑनर्ड द मेमोरी ऑफ दोज हु किल्ड इन चेरनोबिल डिजास्टर। ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है? ये सिग्निफिकेंट है दुनिया को ये याद दिलाने के लिए। देखिए, जितने भी मतलब समारोह आयोजित किए जाते हैं ना, उनके पीछे का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। उनके पीछे का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। कोई भी आयोजन जब होता है तो उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि हम श्रद्धांजलि अर्पित करके फुटेज में आना चाहते हैं। लोगों को ये याद दिलाना। इतिहास की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? वर्तमान को सुधारना। वर्तमान कैसे सुधरे? जब इतिहास को बार बार याद दिलाया जाए कि देखिए ऐसा हुआ था। अपने यहाँ एक कहावत है ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक देकर पीता है। तो दूध के जले को ये याद दिलाओ कि देख भाई तू पहले जल गया था। ऐसी स्थिति में आज की जो युवा पीढ़ी है, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो 20s में हैं, उन्हें हो सकता है चेरनोबिल हादसा किताबों में पढ़ने को मिला हो। ये सारे वो इंसिडेंट्स हैं जो ये याद दिलाते हैं कि क्या हुआ था। क्योंकि इस कारण से हम जो इंपॉर्टेंट डेट्स याद करते हैं वो क्यों याद करते हैं? क्योंकि इनकी वजह से हम उस घटना को वापस याद करते हैं। याद करने से क्या होता है? वैसी हरकतें दोबारा ना हो जाएं, इसकी हम तैयारी करते हैं।
ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं जेलेंस्की जो है वो अपने द्वारा बयान देकर के यही कह रहे हैं कि भाई मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने अपने प्राण गंवाए थे चेरनोबिल हादसे में, और दुनिया से ये गुजारिश करता हूं कि ऐसा हादसा फिर ना हो, क्योंकि परमाणु रिएक्टर को ये नहीं पता है कि मैं इस बाउंड्री में हूं तो मैं इसी का नुकसान करूंगा। अगर रिएक्टर फटता है तो वो सबका नुकसान करता है, और अगर सबका नुकसान करता है तो इसके लिए हमको उस बारे में बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम करने की ज़रूरत है। जेलेंस्की ने इस तरह से सारी बातें लिखने के बाद में ये बातें इसलिए भी बताई क्योंकि आपको कुछ दिनों पूर्व जब मैंने एक सूचना दी थी कि यूक्रेन के उस वाले स्थान पर पुतिन पहुंचे हैं जिस पर अभी कब्जा है। किसका कब्जा है? जिस पर रूस का कब्जा है। आपको ध्यान होगा कुछ दिनों पूर्व मैंने आपको ये कब्जे वाली जगह पर इनकी यात्रा, पुतिन की यात्रा 19 अप्रैल को कवर की थी। ये जिस जगह गए थे वहां से वो जैपोरजिया ज़्यादा दूर नहीं है, वहीं से रिएक्टर नज़दीक पड़ता है। रशियंस के ऊपर आरोप लग रहा है कि ये उस रिएक्टर के ऊपर एक ऐसा हादसा अंजाम दिला सकते हैं जो कि दुनिया के लिए बहुत नुकसानदायक हो। अब एक बार मैप पर हम इसे समझ लेते हैं। देखिए, जब हम यूक्रेन देखते हैं तो यूक्रेन के उत्तर में आपको यहां पर कीव दिखाई पड़ता है। कीव से 130 किलोमीटर ऊपर की तरफ यानी उत्तर की तरफ चेरनोबिल दिखाई पड़ता है। यह बेलारूस के बॉर्डर से मात्र 20 किलोमीटर भीतर की तरफ यानी यूक्रेन की तरफ है। यहां से 130 किलोमीटर और यहां से 20, यानी इसके ब्लास्ट होने से यूक्रेन से ज्यादा नुकसान बेलारूस का हुआ था। ठीक है ना? वही बेलारूस जिस पर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की सरकार है, वही बेलारूस जो कि रशिया का समर्थक है, वही बेलारूस जिसकी तरफ से रशियन फोर्सेस ने अटैक करके इस चेरनोबिल पर फिर से इसी बार 2022 में कब्जा कर लिया है। इसके साथ साथ ये वो जैपोरजिया स्थान है जिस जगह पर फिलहाल रिएक्टर है जहां पर रशियन फोर्सेस जमी हुई हैं, जिसको लेकर के ये सारी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। ठीक है, आप देखिए 37 ईयर पहले की इन्होंने एक तस्वीर जारी करते हुए कहा कि चेरनोबिल रीजन के अंदर कैसा हुआ था वो आप देख सकते हैं। दुनिया के लिए इन्होंने एक ऐसा वीडियो जारी किया जिसमें ये बताया कि ये जो डोम सदृश संरचना बनी हुई है ये उस चीज को कवर करने के लिए बनाई गई है जो उस क्षेत्र से निकलने वाले रेडिएशन को अपने कंट्रोल में ले सकती है। लेकिन अभी भी वो रेडिएशन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, वहां पूरी तरह जंगल बना हुआ है। ये डोम देख रहे हैं आप, इस डोम को देख लीजिए, मैं इसके बारे में बताऊंगा। इसी के नीचे वो रिएक्टर है जो ब्लास्ट किया था, और सोचो रशियन फोर्सेस इस क्षेत्र पर भी जाकर कब्जा कर लिए। जो चेरनोबिल हादसा जिस जगह हुआ था उस क्षेत्र पर भी रशियन फोर्सेस ने कब्जा कर लिया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं कि चेरनोबिल में आफ्टर ऑल हुआ क्या था, कैसे केवल एक झटके के अंदर पूरा की पूरा शहर जो है वो मुर्दा बन गया था। क्या कहानी है तस्वीरों से पता चलती है। एक बार आप तस्वीरें देखें, इससे अंदाजा लगाएं कि क्या हालात वर्तमान में वहां पर हैं, कैसे इतना खूबसूरत सा बसा शहर कुछ ही मिनटों में नेस्तनाबूद हो गया। आज भी इसे मुर्दा घर के रूप में ही ट्रीट किया जाता है, कोई व्यक्ति यहां रहने नहीं जाता। हालांकि चूंकि रेडिएशन का प्रभाव 35-37 सालों में कम हो गया है, इसलिए लोग इसे देखने जरूर जाते हैं टूरिज्म के रूप में। अच्छा, आजकल ना एक अलग प्रकार का टूरिज्म प्रमोट हुआ है, दैट इज डार्क टूरिज्म। डार्क टूरिज्म का मतलब, अच्छा ये चीज मैंने खुद ने भी पर्सनली फील की है कि लोगों ने, पहले क्या होता था, लोग घूमने जाते थे, स्विट्जरलैंड की वादियां घूमने जानी है, कश्मीर की वादियां घूमने जानी है ना, लोग मतलब बहुत ही खूबसूरत जगहों पर जाकर जिंदगी बिताना चाहते थे। आजकल टूरिज्म में एक नयापन आया है, और वो क्या है, जो एकदम वीरान जगह हो गई हैं, सुनसान जगह हो गई हैं, उनका विजिट कर रहे हैं लोग। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लोग चेरनोबिल को देखने जा रहे हैं कि यहां हुआ क्या था। अब आप सोचो कि भाई मरना है क्या वहां जाकर, शायद लोग ऐसी ऐसी जगह जा रहे हैं। अफगानिस्तान के लिए टूरिज्म का वीजा लग रहा है कि सर अफगानिस्तान देखने जाना है कितना बर्बाद हुआ है, सीरिया देखने जाना है, लेबनान देखने जाना है कि वो कितना गरीब हो गया है, वेनेजुएला देखने जाना है वहां कैसे लोग बोरी में भर के पैसे लेके जाते हैं। तो जो चर्चाएं हैं ना, आजकल लोग उसे घूमने में बदल रहे हैं, और ये डार्क टूरिज्म कहलाता है। तो अब चेरनोबिल में लोग डार्क टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। हुआ क्या था, तो कहानी सुनिए आप। आज से करीब 37 साल पहले 26 अप्रैल की सुबह चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में विस्फोट हुआ था, जिसे दुनिया का सबसे बुरा परमाणु हादसा कहा जाता है। अच्छा, लोगों में इस बात को लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि यह हादसा हुआ कैसे था। वैज्ञानिकों का मत है कि इसकी जो तकनीकी थी ना, जिस तकनीकी से परमाणु रिएक्टर बनाया गया था,
उसी में ही एक बहुत बड़ा फॉल्ट था। वो फॉल्ट क्या था मैं वो आपको बताऊंगा, किस प्रकार से वो ब्लास्ट हुआ था वो भी मैं समझाऊंगा, जो कि अमेरिकी वैज्ञानिकों का मत है। हालांकि कोई जब ब्लास्ट ही हो गया तो वहां कोई बचा थोड़ी, लेकिन उस क्षेत्र में हुआ क्या होगा। देखिए रिएक्टर के अंदर कोई ब्लैक बॉक्स तो लगा नहीं था जिसको जाकर ले आओ और पता चल जाए इसमें क्या हो रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में मत क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। कई सालों के वैज्ञानिक रिसर्च और सरकारी जांच के बावजूद यह जानकारी आज तक नहीं है कि यह हादसा हुआ कैसे था। लेकिन यह हादसा हुआ था, रेडिएशन अभी तक खत्म नहीं हुई, तो सारे प्रश्न जरूर बचे रहते हैं कि यह हुआ कैसे होगा। मैं आपको बता दूं साथियों, अगर आप एक बार के लिए यहां पर मैप देखें तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस चेरनोबिल के हादसे की वजह से जिन जिन क्षेत्रों में रेडिएशन फैली थी वहां पर जो बैक्यूरल में हम नापते हैं रेडिएशन, वो फिनलैंड तक चली गई थी, जिसके कारण लोग प्रभावित। आप अंदाजा लगाइए, 50 लाख लोग इसकी चपेट में आए थे, 8 लाख लोग अकेले बेलारूस के इससे प्रभावित हुए थे, 18 लाख लोग यूक्रेन के इससे प्रभावित हुए थे, 3.5 लाख जिनमें से बच्चे थे। कैंसर जैसी बीमारियों से लगभग 4000 लोगों की मौत हुई थी और 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। कई लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्हें इस बात को लेकर डाउट होगा कि साहब कैंसर का क्या मतलब है, क्या हादसा होता है तो हादसे की वजह से ब्लास्ट के कारण लोग नहीं मरते क्या? नहीं। जब भी रिएक्टर हादसे होते हैं, चाहे हिरोशिमा नागासाकी पर हुए हमले हो या फिर फुकुशिमा हो या फिर ये हो, इन सब में होता यह है कि पहले से भी ये चीज तो ध्यान रखी जाती है कि रिएक्टर के आसपास लोगों को नहीं बसाना है। अगर वो ब्लास्ट भी हुआ तो ब्लास्ट से लोग नहीं मरते, वो जो वहां कर्मचारी कर रहे होते हैं 10-5 नौकरी, उनकी जान सबसे पहले जाती है। लेकिन उसके अलावा जब रेडिएशंस निकलती है ना, तो रेडिएशन ऐसे भी नहीं है जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, रेडिएशन गई आदमी धूस के मर गया, ऐसा भी नहीं होता। रेडिएशन शरीर पर प्रभाव डालती होती है, वो इनविजिबल होती है। अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस दिखाई नहीं देती हैं, आपके शरीर पर वो आती हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। फिर क्या होता है, आपको पता नहीं, आप नॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं, रेडिएशन के प्रभाव से अचानक आपको चक्कर आने लगता है। सबसे पहले रेडिएशन जब आप पर असर करती है तो आपको एकदम नोजीनेस सी आने लगती है, चक्कर से आने लगते हैं, और फिर उसके कारण से आपकी आंखों की रोशनी में प्रभाव पड़ना शुरू होता है। धीरे धीरे जो शरीर की बहुत ही कॉमन कोशिकाएं हैं या नॉर्मल जो कमजोर कह लीजिए या हल्की कोशिकाएं हैं, जैसे आंख की कोशिकाएं तुरंत सामने एक्सपोज्ड हैं, बाकी तो स्किन से ढकी हैं, उन कोशिकाओं पर धीरे धीरे असर पड़ना शुरू होता है। फिर शरीर की वो कोशिकाएं जो बहुत जल्दी बनती हैं वो रेडिएशन के कारण मरना शुरू होती हैं, और धीरे धीरे कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से शरीर के अंदर वृद्धि करने लगती हैं। इस अनियंत्रित वृद्धि को ही हम कैंसर कहते हैं। और अधिकांश लोग जो रेडिएशन से प्रभावित होते हैं वो कैंसर जैसी बीमारियों से ही मरते हैं, क्योंकि उनके शरीर में अब नॉर्मल ग्रोथ होने लगती है और उस वजह से उनका डिके हो जाता है। ठीक है, चेरनोबिल पावर प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव से कितना दूर है ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये कब बना था? ये 1970 के जमाने का बना हुआ है। बनाया किसने था? देखिए 1991 तक यूक्रेन, बेलारूस, ये सब सोवियत रूस के ही हिस्से हुआ करते थे। ये नहीं था कि ये यूक्रेन ने बनाया था, सोवियत रूस के जमाने का बना हुआ था। सोवियत रूस के जमानों पर बना हुआ यह रिएक्टर अपने आप में अपने डिजाइन के कारण विवादित रहा था। विवादित क्यों रहा था? देखिए मैं आपको बताता हूं रिएक्टर काम कैसे करते हैं। अगर मैं आपको काम करने की प्रक्रिया बताऊं तो आपको इसका विवाद जो है वो समझ में आ जाएगा। देखो रिएक्टर की प्रक्रिया क्या होती है, सिंपल सी है। परमाणु रिएक्टर काम कैसे करते हैं आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग जानते हैं, और जो ना जानते हैं वो मैं बता देता हूं। रिएक्टर का उपयोग किस चीज में होता है? बिजली के उत्पादन में होता है। बिजली के उत्पादन के लिए एक ही तरीका जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो क्या है? मतलब फोटोवोल्टेइक सेल को छोड़ दो आप, बाकी मैक्सिमम जगह यही काम प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्या? किसी भी तरह से टरबाइन को घुमा दो, मैकेनिकल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी और पैदा करके आप बिजली पैदा कर दो। ठीक है, टरबाइन को घुमाने के लिए सारे जतन होते हैं, चाहे वो पंखा चले तो टरबाइन घूमे, पानी गिरे तो टरबाइन घूमे, और रिएक्टर चले तो टरबाइन घूमे। अब आप पूछेंगे रिएक्टर से टरबाइन कैसे चलेगा? रिएक्टर से टरबाइन कैसे चलेगा इसको समझने के लिए पहले पानी से टरबाइन कैसे चलता है वो याद दिला देता हूं। अगर आपने शाहरुख खान की एक फिल्म है जिसका नाम है स्वदेश, बचपन में देखी हो तो अच्छा है, नहीं देखी हो तो मैं याद दिला देता हूं। असल में क्या होता है, मान लीजिए कि ये वाटर चैम्बर है, आपके पास वाटर चैम्बर है, पानी भरा हुआ है। आपने इस पानी से, अब आप कहेंगे ऐसा कैसा पानी, लो मैं पूरा बंद कर देता हूं, ये पानी ऐसे भरा हुआ है। ठीक है, आपने यहां से पानी को गिराया और गिराकर ये पानी तेजी से नीचे गिरा, और यहां पर एक टरबाइन लगी हुई है। टरबाइन का मतलब एक ऐसी मशीन लगी हुई है जिसमें
घूमने की क्षमता है पानी गिरने से। वो जब घूमना शुरू करेगी तो उसके घूमने से डायनेमो द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगी। ये तो हो गई प्रक्रिया। ये सबसे आसान प्रक्रिया है, यानी आपको भी लगता है कि मुझे बिजली पैदा करनी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने कई बार देखा होगा गाँव में ऐसे बहुत से लोग घूम रहे होते हैं जो साइकिल की मशीन से साइकिल चलाते चलाते अपनी साइकिल के आगे इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब जलाकर चलते हैं। अगर नहीं देखा हो तो देख लेना, गाँव में बहुत कॉमन है साइकिल के अंदर लाइट जलना। साइकिल में लाइट जलाने के लिए पहिए के अंदर ही वो मशीन लगा देते हैं। कुल मिलाकर टरबाइन घुमानी है जी। टरबाइन छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हो सकती है। अब जितना ज़्यादा पानी गिराओगे उतना ज़्यादा टरबाइन गिरेगा। पानी गिराने में चुनौती क्या है, जो पानी गिर गया वो गिरने के बाद टरबाइन से निकलने के बाद यूजलेस है। आपने बिजली पैदा कर ली, अब वो पानी नदी में बहकर आगे चला गया। आप कहेंगे क्यों, उस पानी को दोबारा ले लो, ऊपर भेज दो, फिर से गिराओ। तो मेरे भाई वो पानी जो नीचे गिरा है उसे वापस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए मोटर चलानी पड़ेगी ना। आपको प्रेशर के खिलाफ काम करना पड़ेगा। मोटर चलाओगे तो उसमें बिजली चली जाएगी। तो जितना पानी नीचे गिरा है, नदी की नदी गिरी है, उसको वापस डैम में चढ़ाओगे तो जो बिजली पैदा करी है वो यूजलेस हो गई। इसलिए डैम के गिरते हुए पानी से तो बिजली पैदा होती है, लेकिन गिरे हुए पानी का कोई महत्व नहीं है। इस वजह से मतलब पानी से बिजली पैदा होना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। कौन सी पावर कहलाती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो ये तो हाइडल एनर्जी हो गई। कई जगह आप इसको हाइडल एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब कुल मिलाकर आपको यह बात समझ में आ गई कि घुमाना तो ये रॉड ही है, ये टरबाइन ही घुमाना है। अब क्या करें? अब जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई पानी को वापस चढ़ाना बड़ी चुनौती है, तो आप कहेंगे कौन सी चीज ऐसे है जो अपने आप चढ़ सकती है? मैंने कहा हवा। तो बोले हवा से घुमा दें सर इसको। हमने कहा घुमाओ। क्या इतनी तेज हवा चला पाओगे? बोले हाँ सर, मैं यूं फूंक मार के वो जो फिरकन्नी होती है उसको घुमा देता हूं। बेटा लेकिन उससे बिजली पैदा नहीं होती ना, आपको बहुत तेज हवा चलानी पड़ेगी। बोले हाँ। तो चलो दूसरा तरीका अपनाते हैं। दूसरा तरीका क्या है? बोले एक काम करते हैं, बहुत तेज एयर प्रेशर क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? एयर प्रेशर बहुत तेज क्रिएट करते हैं और तेज हवा से इस टरबाइन को घुमाते हैं। सर ये बहुत तेज प्रेशर कैसे क्रिएट करोगे? बोले ये बहुत तेज प्रेशर क्रिएट होता है कुकर में। अगर आप में से किसी ने कुकर देखा हो, कुकर की प्रक्रिया को समझा हो, तो आपको टरबाइन से बिजली पैदा होना समझ में आ जाएगा। बोले कैसे? आपने खाना बनते समय अगर कुकर पर नोटिस किया हो तो कुकर में जो भाप बनती है वो भाप उस विसल को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हुए आपने देखा होगा। यानी वो भाप जो है उसमें इतनी पावर है कि इतनी भारी विसल को वो लिफ्ट कर देती है। और तो और अगर आप विसल ना हटाओ तो वो कुकर ही बॉम्ब बन जाता है। वो विसल अगर लगी रह जाए तो वो कुकर फट सकता है, इतना ज्यादा वेपर में प्रेशर होता है। वो वेपर जब पानी में थी तब कुछ नहीं उखाड़ पा रही थी, अगर वही वेपर अगर लगी रह जाए ढक्कन पर और ढक्कन खुल ना पाए तो वो कुकर ही फट जाता है। कई जगह आपने सुर्खियां सुनी होंगी। बोले हाँ। तो अब पैदा करते हैं वेपर। कुकर में वेपर कैसे बनी? पानी था, उसको गर्म किया गया था, गर्म किया गया था तो वेपर बनी थी। इतनी वेपर बन गई कि वो कुकर को फोड़ सकती है। यही बात वैज्ञानिकों को समझ में आ गई। उन्होंने कहा हम गर्म करते हैं पानी को और पानी को गर्म करके वेपर बनाते हैं। वेपर बना करके हम क्या करेंगे? उस प्रेशर से टरबाइन घुमाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन क्या बना कि भाई ये एयर प्रोड्यूस कहां से करें? बोले एक काम करो, पानी भर लो और पानी के नीचे बर्नर लगा दो। ये लगा दिया बर्नर, ये इलेक्ट्रिसिटी लगा, ये बर्नर लगा दिया, ये उबल रहा है और यहां से होकर के वेपर को कलेक्ट कर लो। वेपर कलेक्ट हो गई तो वो जाकर के टरबाइन को घुमा देगी। बोले हाँ ये सबसे बेस्ट है। अब सवाल बना, बर्नर को जलाने के लिए वो कहां से लाएं, ईंधन कहां से लाएं? तो आंसर है कोयले से लेकर आओ। कोयले से लेकर आओ। मेरे प्यारे साथियों, भारत की 49% एनर्जी, कितनी परसेंट? 49% जो बिजली अपने काम में आ रही है ना, वो इसी प्रक्रिया से बनती है। कौन सी प्रक्रिया से? कोयला गर्म होता है, हीट निकलती है, उससे पानी गर्म किया जाता है, पानी को वेपर में बदला जाता है, उससे टरबाइन घुमाई जाती है। ठीक है, इसे थर्मल पावर कहते हैं। थर्म किया गया, उससे बनी हुई बिजली कहलाती है, थर्मल पावर कहलाती है। इतनी समझ में आ गई? आपके दिमाग में फिर सवाल आएगा, लेकिन सर इसके लिए तो पानी जरूरी है, पानी नहीं होगा तो वेपर कौन बनेगा? हमने कहा बहुत सही,
इसीलिए थर्मल पावर प्लांट अक्सर पानी के बगल में बनाए जाते हैं। जहां पानी होता है वहीं पर थर्मल पावर प्लांट बनाए जाते हैं। जब थर्मल पावर प्लांट बनते हैं तो उस पानी को, जो गर्म पानी अब वेपर है, वो यहां टरबाइन को घुमाने के बाद हल्की ठंडी होगी, फिर उस पानी को वापस से झील में छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरी मशीन से भरा जाता है, उसे गर्म करके टरबाइन को घुमाया जाता है। तो ये एक पूरी मैकेनिकल प्रक्रिया हो जाती है। ओके, ये चीज समझ में आ गई? बोले हाँ आ गई। सर लेकिन इतना कोयला जलाएंगे तो पॉल्यूशन नहीं हो जाएगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। तो सर इसका कोई सॉल्यूशन बताओ। मैंने कहा पॉल्यूशन का सॉल्यूशन तो है। बोले क्या? इस जगह कोयले की जगह यूरेनियम 235 यूज कर लो। यूरेनियम 235 यूज कर लो। यूरेनियम 235 क्या है? हमने कहा रेडियो एक्टिव पदार्थ है। सर ये तो बॉम्ब में काम आता है। मैंने कहा भाई ये बॉम्ब में तभी काम आता है जब ये अनकंट्रोल्ड तरीके से, किस तरीके से? अनकंट्रोल्ड तरीके से फूटता है। अगर आप इसे कंट्रोल्ड तरीके से चलाओगे तो ये आराम से हीट प्रोड्यूस करेगा, कोई भी प्रदूषण नहीं होगा, आप बचे रह जाओगे। बोले ओके। यहीं से आइडिया निकलकर आया न्यूक्लियर पावर रिएक्टर का, जिसमें कोयले को रिप्लेस किया गया था यूरेनियम से। यूरेनियम के ब्लास्ट से जो एनर्जी पैदा होती है, अब आप पूछेंगे ब्लास्ट में पानी कैसे मिलाओगे, ठंडी हो जाएगी? अरे भाई एक बॉक्स के अंदर ब्लास्ट चलने दो, बॉक्स के चारों तरफ पानी बहने दो, बॉक्स के चारों तरफ पानी बहेगा, बॉक्स के अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं, चारों तरफ पानी बह रहा है, वो पानी भाप बन रहा है। बोले कैसे? अरे कई बार आपने कभी गर्म बर्तन को ठंडे पानी में जब डाला होगा तो अचानक धुआं उठती है। एग्जैक्टली ऐसे ही उस बॉक्स में जहां यूरेनियम फट रहा है, गर्मी पैदा कर रहा है, उसके चारों तरफ पानी बहाओ और पानी बहाने से भाप बनाओ। दुनिया का कोई भी रिएक्टर ऐसा नहीं है, परमाणु रिएक्टर, जहां पर यह तरीका ना अपनाया जाता हो। वहां पर सब जगह अल्टीमेटली घूमना किसको है? टरबाइन को घूमना है। मैंने आपको न्यूक्लियर रिएक्टर, पावर रिएक्टर, थर्मल रिएक्टर सब समझा दिए, ठीक है? तो फिर गति की दिक्कत क्या हुई रूसियों के साथ, बताता हूं। असल में जो ये रिएक्टर के अंदर यूरेनियम आपने डाला, इसको कंट्रोल करने के दो तरीके थे। क्या तरीके थे? तरीका यह था कि यूरेनियम को कंट्रोल करने के लिए कई बार कंट्रोल में भी हैवी वाटर डाल दिया जाता है। हैवी वाटर मतलब इसकी गति को नियमित करने के लिए हैवी वाटर डाल दिया जाता है। और कई जगह कंट्रोल रॉड डाल दी जाती है यूरेनियम की अभिक्रिया को कंट्रोल करने के लिए। रूसियों ने यूरेनियम की अभिक्रिया को कंट्रोल करने के लिए रॉड डाली हुई थी। बोले अच्छी बात है। रॉड इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, जो कि इसमें बने हुए अपने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इनको सोखती रहती हैं, जिससे अभिक्रिया अनियंत्रित ना हो। बोले ठीक है। रूसियों ने क्या किया? चेरनोबिल हादसे में उस रॉड से लगे हुए बिजली के कनेक्शन को बंद कर दिया। यूरेनियम में इन जनरल क्या होता है कि उसको कंट्रोल करने के लिए शीतलक के रूप में, कंट्रोल के रूप में हैवी वाटर, बेरिलियम रॉड्स, इनका यूज किया जाता है। इन्होंने केवल रॉड का यूज किया हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी से संचालित थी वो। रेगुलर मरम्मत के नाम पर किसी बुद्धिजीवी ने उन रॉड से जुड़े हुए कनेक्शन को ऑफ कर दिया। रिएक्टर तो चल रहा है लेकिन, अच्छा माफी चाहूंगा, रिएक्टर तो बंद है। रिएक्टर बंद है? जी हां, बिजली का उत्पादन बंद है क्योंकि बिजली चेक हो रही है। अच्छा, लेकिन वो महामानव ये भूल गया कि बटन बंद करने से यूरेनियम का फटना बंद नहीं हो जाता। यूरेनियम का फटना अगर बटन बंद करने से रुक जाता तो इतना महंगा खर्च करने की जरूरत क्या थी? और हुआ यही चेरनोबिल के अंदर। ये जो यूरेनियम यहां गर्म करने के लिए रखा था, यही चेरनोबिल में यूरेनियम कंट्रोल रॉड का कनेक्शन ऑफ होने से और बिजली उत्पादन रुकने से ये अनकंट्रोल्ड हो गया। अनकंट्रोल्ड कैसे? बोले भाई अपन को रोकने वाला कोई है ही नहीं, तो अपनिच तो फटेगा। भाई साहब ये फट गए। ये फटे ऐसे कि उसके ऊपर जो चेरनोबिल रिएक्टर था, 4 रिएक्टर थे वहां पे आसपास, 1 2 3 4, 4 में से एक रिएक्टर जिसमें ये बिजली का कनेक्शन चेक करते समय, जैसे होता नहीं है कई बार अपना मोबाइल या लैपटॉप नहीं चल रहा होता तो अपन लोग क्या कहते हैं, अरे एक काम कर दोबारा रीस्टार्ट कर ले। तो कोई अपना जैसा देसी भाई वहां रहा होगा मैकेनिक के नाम पे, उसे पता ही नहीं कि केमिस्ट्री क्या चल रही है।
उन भाई साहब ने बटन बंद करके, अरे चेक कर भाई लाइट कहीं और से तो नहीं आ रही, बोले तार वार सही करने, बोले बटन बंद कर ले। वो बटन बंद किया भाई साहब, ये यूरेनियम अनकंट्रोल्ड रूप से चलता रहा। इतनी हीट प्रोड्यूस हुई कि उसने प्रेशर से बॉम्ब की तरह विस्फोट किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस रिएक्टर की जो छत थी ना, वो छत 1000 टन, अब आप सोचो 1 टन में 1000 होता है और 1000 हो गया, यानी कुल मिलाकर 6 जीरो हो गई। 1000 टन की कंक्रीट वॉल बनी हुई थी ऊपर, लोहे से और कंक्रीट से बनी हुई वॉल थी, रिएक्टर जिसके नीचे था। इतना मसाला लगता है, रिएक्टर बनना बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए इतना आसानी से नहीं बनता, इसमें खर्चा बहुत आता है। 1000 टन बनी कंक्रीट की वॉल को इसने यूं चुटकी में उड़ा दिया, धूम से गायब। भाई साहब ये गायब हो गया। वहां जो थे वो तो निमट लिए, उनको तो पता ही नहीं चला, किसी और को भी पता नहीं चला। लेकिन इस बीच में यूरेनियम ने अपनी अभिक्रिया नहीं रोकी। भाई यूरेनियम फट गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि अभिक्रिया खत्म हो गई। यूरेनियम तो जहां है उसका तो फटना अभी भी निरंतर जारी है, निरंतर जारी है। तो उसके चारों तरफ जो पानी घूम रहा है वो पानी भी अभी भी चल रहा है। अब मुसीबत यह है कि कोई पहले तो पानी को रोको। क्यों? क्योंकि पानी अनकंट्रोल्ड हो गया तो फिर वो पानी ब्लास्ट मारेगा नीचे के टैंक में, उस टैंक से बाकी 3 टैंक और जुड़े हुए थे, फिर वो और रिएक्टर ब्लास्ट मार जाते। ऐसी मुसीबत हुई। इसके ऊपर फिल्में बनी हुई हैं, फिल्म देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह पर डली है चेरनोबिल के ऊपर फिल्म। ठीक है, तो भाई साहब ऐसी स्थिति में यहां पर इस यूरेनियम को कंट्रोल करने की जो प्रक्रिया थी वो बाहर निकल गई। अब नहीं हो पाएगा कंट्रोल। अब क्या करें? अब इन्हीं लोगों ने, सोवियत रूस वालों ने किसी को बिना बताए वैज्ञानिकों की आपात बैठक बुलाई। अरे आओ सब लोग बताओ ये हुआ क्या है। फिर लोगों ने कहा कि सर यूरेनियम फटा है, इसको रोकने का तरीका, बोले ऊपर से वो सब चीजें डालो जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर की अभिक्रिया को शांत करती हों। तो भाई साहब हजारों टन हेलीकॉप्टर से, MI विमानों से सामान नीचे डाला गया जो रिएक्टर के रेडिएशन को शांत करे। लेकिन रेडिएशन ढकती थोड़ी है, रेडिएशन तो दीवारें फांद के भी बाहर आती है। हमने तो पढ़ा है अल्फा बीटा गामा विकिरणें कैसे कैसे कहां से निकलती हैं। वो तो भाई साहब रुक नहीं सकती। फिर जैसे तैसे करके उस गर्मी को तो शांत किया गया, और गर्मी को शांत करके फिर लोगों को नीचे उतारा गया। उनको वही सारे मास्क वास्क सूट वूट पहनाकर जाकर पहले 3 लोग तैयार किए गए, जिनसे ये कहा गया कि तुम जाओ और नीचे पहले वो बटन बंद करके आओ पानी का, जो कि औरों को फटने से रोकेगा। 3 लोग तैयार हुए, उनके नाम बताऊंगा मैं। वो 3 में से 2 तो आज भी जिंदा हैं, वो इतना अच्छे से लोग गए थे वहां पर। वो पानी का बटन बंद किए ताकि दूसरी जगह पानी ना जाए। फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ कि भाई इसको यहीं की यहीं ढक दो। लेकिन वो चीज जो बनाई थी वो भी 2-3 साल ही चल पाई। फिर यूक्रेन के हिस्से में आ गया वो चेरनोबिल। फिर यूक्रेन वालों ने उसके ऊपर एक बहुत भव्य सी, जो मैंने आपको दिखाई थी ना दीवार वाली जो बिल्डिंग है, वो बनाई। अभी रेडिएशन उसके भीतर घुसी हुई है। उसको अगर वो दीवार कभी कल को फट गई, उसकी एक उम्र होती है, और वो फट गई तो आगे का मामला भी फट जाएगा। ये था चेरनोबिल हादसा, मैंने कहानी के रूप में सुना दिया है। बाकी आप लोग अगर जामजना, देखो ये सारी प्रक्रियाएं थी जो मैंने आपको बोल के सुना दी हैं। इस तरह से स्टीम बनती है, टरबाइन घूमती है, ऐसे कूलिंग टावर बनता है जिसमें से ये सारी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होकर आती है। ठीक है, ठीक है साहब। तो ये आप देख लो चेरनोबिल की कहानी। बाकी पढ़ने के लिए पूरी कहानी मैं दे दूंगा। चेरनोबिल में जहां थी वहां पर जो लेक थी ना, जिसके बगल में सारा काम हो रहा था, ये याद कर लेना, प्रिपियाट करके एक रिवर है जिसके पानी से ये कूलिंग का काम चलता था। प्रिपियाट रिवर थी, और प्रिपियाट रिवर जो है उसके साथ ये काम होता था। ठीक है ना। तो चेरनोबिल पावर प्लांट की गलती क्या थी? क्योंकि इसके अंदर सोवियत जो डिजाइन थी उसमें प्रेशर ट्यूब्स जो थी ना, उसको कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल रॉड लगाई हुई थी उनका गड़बड़ था। उन्होंने रिएक्टिविटी को कम करने के लिए ग्रेफाइट की रॉड का उपयोग किया था, जो कि भाप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ये सारी बातें मैंने आपको बता के समझा दी हैं। ये जगह थी चेरनोबिल जहां पर यह हादसा हुआ था। यूक्रेन के अंदर है आज ये जगह। आप इस जगह को चाहें तो तस्वीरों से देख सकते हैं क्या हालात उस समय रहे होंगे, किस तरह की परिस्थितियां यहां बनी होंगी, लोगों ने किस प्रकार से अंदर जाकर के रिएक्टर के अंदर अपनी जान जोखिम में डालकर, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता था, इन लोगों ने भीतर जाकर के ये सारे काम, कंक्रीट की दीवारें बनाना, काम करना। लोगों ने बहुत, भाई जब संकट आता है तो फिर देश साथ हो ही जाता है। तो यूक्रेन ने उस संकट को जिया है।
तो जब संकट को जिया है तो वो आज भी यही कहता है कि बोले कम से कम अब तो इस जगह पर ऐसा मत करो, मतलब दोबारा कहीं जयपोरजिया में ऐसा ना हो जाए। ये वो 3 लोग थे, अलेक्सी अनानकी, वालेरी बेस्पालोव और बोरिस नारानोवा, है ना। इनमें से 2 शख्स तो आज भी जिंदा हैं। ये मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, तो पढ़ लेना। ये सारी जानकारी मैंने आपको अभी अपने टेलीग्राम पर दे देनी है। जयपोरजिया जो है उसी की चिंता में इन्होंने कहा है कि देखो चेरनोबिल का हादसा भूले नहीं है हम, अगर जयपोरजिया पर अगर ऐसा ही हमला हो गया तो बहुत बुरी तरह से परमाणु हादसा हो जाएगा। बाकी जेलेंस्की ने हाल ही में शी जिनपिंग से बातचीत की है। शी जिनपिंग ने घंटे भर तक इनसे बातचीत की है कि बेटा बताओ तुमको और कौन सा उपहार चाहिए। बातचीत हो रही है, देखते हैं क्या होता है, उसका नतीजा कुछ निकलेगा बता देंगे आप। नया बैच इंडियन ज्योग्राफी का मई के 1st या 2nd वीक में आ जाएगा। हमारा एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। 1 लाख से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं और कोर्सेज जो हैं वो आपको मात्र 1999 में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आप उन्हें यूज़ करें और पूरे साल भर की वैलिडिटी के साथ आप उन्हें देख सकते हैं। फ्री में डेमो क्लासेस भी वहाँ पर डाली हुई हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। और हाँ, महिलाओं के साथ पुरुष भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।